जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदकिशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उड़ीसा के बहुत प्रसिद्ध सेक्रेटरी और अभी हाल में आईएएस ऑफिसर पांड्यन ने इस्तीफा दिया है, उसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारा थंबनेल और टाइटल है, पांड्यन 5T सेक्रेटरी से बने 5T प्रेस चेयरमैन। 5T सेक्रेटरी से 5T चेयरमैन बने पांड्यन, और इसके साथ ही पांड्यन नवीन उड़ीसा के भी बने चेयरमैन। मैं अब पांड्यन के ऊपर चंद बातें आपको बताना चाहूँगा। ये जो पांड्यन जी हैं, ये दरअसल ये हैं तमिलनाडु के रहने वाले, और यहाँ पर उड़ीसा में 2002 से सरकारी नौकरी पर काम में लगे हुए हैं, कार्यरत हैं। सर्वप्रथम इनकी पोस्टिंग हुई कालाहांडी के जिले में धर्मगढ़ में सब कलेक्टर के तौर पर। वहाँ उन्होंने बहुत ही कमाल कर दिखाया, सरकारी योजनाओं को बहुत अच्छे से लागू किया। सभी जानते हैं कि जो धान की जो खरीद होती है उसमें जो किसानों को तो बहुत कम मिलता है, बाकी बीच में दलाल लोग और दूसरे तीसरे लोग उसमें मालेमाल हो जाते हैं। किसान बेचारे मुंह ताकते रहते हैं, मुंह देखते रहते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी पहले पोस्टिंग में ही अपनी निपुणता का, दक्षता का प्रमाण दिया, एवं जो सरकार उस समय एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो फिक्स की थी धान के संग्रह के लिए, इन्होंने इंश्योर किया कि प्रत्येक किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, एवं किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिला भी। मतलब कहने का ये है, इन्होंने अपनी पहले पोस्टिंग उड़ीसा में जैसे ही हुई, इन्होंने अपनी कार्यकुशलता का परिचय वहीं से दे दिया। तत्पश्चात किसान लोग तो बहुत खुश हुए, जब भाई वो तो दिन रात मेहनत करते हैं, किसानी का काम करते हैं, हमारे अन्नदाता हैं, और उनको अगर सही समय पर सही मतलब उनके फसल का अगर पैसा मिल जाता है तो उससे बड़ी खुशी उनके लिए क्या हो सकती है। बीच बीच में दलाल लोग तो हमेशा सक्रिय रहते हैं, वो चाहते हैं किसानों का शोषण करना और अपने मालामाल होना, अपने पैसा कमाना। लेकिन इन्होंने 2002 में ऐसी व्यवस्था की एमएसपी कि पूरे जो सरकारी का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था, सारे किसानों को धर्मगढ़ के जो एरिया में, सब डिविजनल एरिया में सभी किसानों को दिलवाए। बहुत बड़ा अचीवमेंट था इनका। वहीं से इनकी सफलता की शुरुआत हुई। तत्पश्चात वे मयूरभंज जिले में बारीपदा में कलेक्टर के तौर पर भी ट्रांसफर हुए, पोस्टिंग हुए। वहाँ भी उन्होंने अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया। वहाँ जितने भी विकलांग थे मयूरभंज जिले में, उन सब का ऐसी व्यवस्था की। विकलांग मतलब विकलांग शब्द भी एक्चुअली ठीक नहीं है, उनको प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए नए शब्द की रचना किए हैं, जिसका नाम है दिव्यांग। तो दिव्यांग लोग जितने भी मयूरभंज जिले में थे, उन सब के लिए इन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था की। अर्थात सरकारी सिस्टम जो ऐसा है हमारे देश में, सभी जानते हैं कि फाइल एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह ऐसे घूमती रहती है महीनों महीनों, सालों साल तक। लेकिन इन्होंने जनता जनार्दन की सारी तकलीफ समझी, एवं सारे दिव्यांगों के लिए, पूरे मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में जितने भी दिव्यांगजन हैं, सभी के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम स्थापित की। सिंगल विंडो मतलब एक जगह आप जाएंगे, आपकी जो भी जरूरत है, जो भी तकलीफ है, जो भी सरकारी स्कीम के हिसाब से आपको मिलना है, वो सब आप पेपर एक जगह दे दीजिए और वहीं से आपको सारा कुछ मिलेगा। आपको 10 जगह 20 जगह जाने की, बार बार दौड़ने की सरकारी कार्यालयों में कोई जरूरत नहीं है। ये काम इन्होंने वहाँ जब मयूरभंज के कलेक्टर थे मिस्टर पांड्यन, उस समय इन्होंने कराया। जब कराया, 2009 की बात है, जब कराया
तो इसकी चर्चा सारे भारतवर्ष में हुई एवं प्रशंसा हुई। मीडिया में इनके बारे में बहुत तरह तरह की प्रशंसा की बातें छपी, बोली गई। तत्पश्चात केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा काम जो किए हैं दिव्यांगों के लिए, उसी के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रशंसा के पात्र हुए एवं राष्ट्रपति ने इनको सम्मानित किया दिल्ली में। तत्पश्चात वो आए, गंजाम में कलेक्टर उनका तबादला हुआ, मयूरभंज से गंजाम। वहाँ तो उन्होंने और भी कमाल कर दिया है। वहाँ उन्होंने सभी किसानों के लिए और बाकी जितने भी लोग हैं सबके लिए बहुत ऐसी ऐसी व्यवस्था की कि देखने के लायक, तारीफ काबिल व्यवस्था की। वहाँ क्या किए कि किसानों को जो एमएसपी रेट होता है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो हम लोग जब जानते हैं, जो प्रधानमंत्री ने जनधन योजना के तहत जो खाता खुलवाया सारे भारत में आज से 6-7-8 साल के नीचे, वो प्रधानमंत्री ने तो 6-7-8 साल के नीचे खुलवाया था। इन्होंने उसके बहुत पहले ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का काम करा दिया था गंजाम जिले में। और बोलते हैं कि इन्हीं से ही प्रेरणा लेकर भारत सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जनधन योजना का खाता खुलवाने की स्कीम सोची एवं लागू भी की। मतलब भारत सरकार के भी एक तरह से देखे जाए तो प्रेरणादायी हैं, प्रेरणा दिए हैं। और सारे गंजाम जिला के जितने भी मतलब किसान लोग हैं सबके खाते में एमएसपी प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डायरेक्ट बेनिफिट कराए, ट्रांसफर कराए सबके किसानों के खाते में। ये पहली घटना है भारतवर्ष की एवं भारत सरकार ने इसका अनुकरण किया है। तो इस तरह मैंने जो 3 बातें कही, तीनों ही बातें जो मैंने उड़ीसा में क्या भारतवर्ष में इनके अमिट छाप इन्होंने रखा है, छोड़ा है। साफ साफ मालूम पड़ता है एक आदमी की कार्यकुशलता इसी से प्रमाणित हो जाती है। इनकी कार्यकुशलता को देखते हुए हमारे तो उड़ीसा में 2000 से लेकर सन 2000 से लेकर 2023 अभी खत्म होने में आ रहा है, 24वां साल है इनको नवीन पटनायक को मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करते हुए। उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने गंजाम कलेक्टर से सीधा भुवनेश्वर इनका तबादला कर दिया सेक्रेटरीट में। वहाँ सेक्रेटरीट में भी इन्होंने अपने कार्यकुशलता का बहुत अच्छा परिचय दिया, ईमानदारी से काम किया एवं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 2011 में अपना प्राइवेट सेक्रेटरी इनको अपॉइंटमेंट दे दिया भुवनेश्वर में, उनके अपने ही मातहत। अपने उनके काम भी बहुत, इनकी कार्यकुशलता और भी बढ़ती गई दिनों दिन। एवं 2019 में उड़ीसा सरकार ने, नवीन पटनायक सरकार ने एक नई योजना के तहत 5T आरंभ की उड़ीसा में। वो 5T के भी सेक्रेटरी इन्हीं को अपॉइंटमेंट किया गया, पांडेन को। यहाँ से एक्चुअली देखा जाए तो वो जो प्रथम मैंने जो 3 बात कही थी, वो प्रथम 3 या 4 बात जो भी कही थी, उससे ज़्यादा इनकी लोकप्रियता या इनकी मतलब स्वीकार्यता उतनी ज़्यादा नहीं हुई उड़ीसा के लोगों में। लेकिन जो 5T सेक्रेटरी जो नवीन पटनायक मुख्यमंत्री के हिसाब से इनको जो अपॉइंटमेंट किए, वहाँ से इनकी सक्रियता, कार्यकुशलता, दक्षता, निपुणता सारी आस्ते आस्ते लोगों को, उड़ीसा के लोगों को दिखती गई और उड़ीसा के लोगों के अंदर में ये घुल मिल गए एवं उड़ीसा के लोग भी इनके कार्य को प्रशंसा करते गए। मैं अब चंद उदाहरण भी आपको देता हूँ। कटक से ही आरंभ करता हूँ। कटक में जो SCB सामंत चंद्र भंज मेडिकल कॉलेज है, 3,500 करोड़ रुपया उड़ीसा सरकार ने उसके लिए सैंक्शन किया है। एवं उड़ीसा सरकार की योजना है कि भारत में एम्स जो है ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उससे भी बेहतरीन हॉस्पिटल ये होगी। कटक की जो SCB मेडिकल कॉलेज, उससे भी बेहतरीन। एम्स का सबसे ज्यादा नाम है भारत में और ये नवीन पटनायक का सपना है कि एम्स प्लस कटक की बड़ी मेडिकल को, कटक की SCB मेडिकल कॉलेज को ये करके दिखाएंगे। इसलिए सरकार ने 3,500 करोड़ रुपया सैंक्शन भी कर दिया है और दिन रात पिछले 2-2.5-3 साल से कटक में मेडिकल का विकास के लिए दिन रात 24 घंटा काम चलता रहता है। 24 घंटा, मतलब कई कई मंजिलें इमारत बन चुकी है, बन भी रही है और उम्मीद ये है कि 1 साल के अंदर अंदर में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। 6 महीने से 1 साल के अंदर में काम कंप्लीट भी हो जाएगा।
वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनेगा कटक में। उड़ीसा की सबसे बड़ी मेडिकल है, सबसे पुरानी हॉस्पिटल है और सबसे अच्छी भी है। और वो केवल अब उड़ीसा में नहीं, भारत में सबसे बड़ी होगी, सबसे अच्छी होगी और वर्ल्ड क्लास होगी। ऐसा नवीन पटनायक का सपना है एवं सपने को साकार कर रहे हैं यही पांड्यन। इसके अलावा अभी पिछले महीने ही बस स्टैंड का उद्घाटन हुआ। बस स्टैंड उठ गया बादामबाड़ी से खाननगर, और खाननगर का जो बस स्टैंड है उड़ीसा में अभी तक का जितने भी बस स्टैंड है सबसे बड़ा है और सबसे आधुनिक है। सारी सुख सुविधाएं यात्रियों के लिए वहां है एवं वो भी जो कार्य है सब पांड्यन के दिशा निर्देश के अनुसार ही हुआ, जिसे अभी नवीन पटनायक ने अभी हाल में ही उसका उद्घाटन किया है। इसके अलावा कटक चंडी मंदिर है जो कटक शहर की सभी जानते हैं, कटक शहर की अधिष्ठात्री देवी है और कटक शहर में लोग हजारों लाखों लोग उसको मानते हैं, पूजते हैं। कटक चंडी नाम भी इसलिए पड़ा है। बाहर भी जो उड़ीसा के लोग जो बाहर भी रहते हैं, सारे भारत में, सारे दुनिया के कोने कोने में, जब भी उनका उड़ीसा में या विशेषकर कटक में आगमन होता है वो एक दो बार तो कटक चंडी मंदिर जाके मत्था टेकने अवश्य ही जाता है। उसका भी चहुमुखी विकास का कार्य तेजी से चल रहा है। इसके अलावा शिशु भवन है जो बच्चों की, छोटे छोटे नवजात शिशुओं की, बच्चों की चिकित्सा के लिए उड़ीसा का सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल है शिशु भवन। उसमें भी बहुमंजिला इमारतें का काम कंप्लीट हो गया है, वहां भी बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह आ रही हैं और उसका भी चहुमुखी विकास कार्य तेजी से चल रहा है। ये तो मैंने कटक के बारे में बताया। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का काम, उसके वो मतलब लिंगराज मंदिर के विकास का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बरहमपुर में बूढ़ी ठाकुरानी मंदिर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। पुरी में पूरे जगन्नाथ मंदिर के चारों तरफ इर्द गिर्द परिक्रमा प्रकल्प उड़ीसा सरकार की योजना है, उसको भी ये इन्हीं के देखरेख में, पांड्यन के ही देखरेख में वो काम चल रहा है और तेजी से काम बढ़ रहा है। और उम्मीद है कि महीना दो महीना में वो परिक्रमा प्रकल्प और सारे विकास के कार्य जो भी हैं जगन्नाथ मंदिर के इर्द गिर्द वो सारे कंप्लीट भी हो जाएंगे। इसके अलावा आप पश्चिम उड़ीसा में समलेश्वरी मंदिर का विकास कार्य खूब तेजी से चल रहा है। भवानीपटना में देवी माँ का मंदिर, बलांगीर में, सब जगह जहां कहीं भी आप देखेंगे सारे के सारे जगहों पर इन्हीं पांड्यन के दिशा निर्देश के अनुसार, इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं के मार्गदर्शन में सब जगह काम चल रहा है। विकास का काम रफ्तार पकड़ चुका है। केवल अभी हिंदुओं की बात नहीं है, दूसरे धर्मों के लिए भी जितने पूजा अनुष्ठान है उनका भी काम इनके मार्गदर्शन में हो रहा है। इसलिए सारे के सारे खुश हैं नवीन पटनायक की सरकार से और पांड्यन के मार्गदर्शन में सब मोटा मोटी तौर पर सबके सब खुश है। ऐसे तो कोई बोल नहीं सकता कि 100 के 100 आदमी खुश होंगे, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो लोग बात बनाएंगे ही। बात बनाने का, बोलने का तो लोगों को हक है, उनके हक को आप कोई नहीं छीन सकता। अब मैं आ रहा हूँ स्पोर्ट्स की बात, खेल कूद की। ये जो दो बार वर्ल्ड कप हॉकी मैच उड़ीसा में जो लगातार आयोजन हुए हैं वो देखने लायक, उनकी जो व्यवस्था हुई है, उनके लिए सारे इंतजाम जो भी किए गए हैं, वर्ल्ड क्लास व्यवस्था, वर्ल्ड क्लास इंतजाम किए गए हैं। और जितने भी देशों के खिलाड़ी जो आए थे, सारे ऑफिशियल खिलाड़ी हॉकी के, सबके सब बेहद खुश होके गए हैं। और इनको तो हॉकी फेडरेशन की तरफ से भी इनको पुरस्कार से नवाजा भी गया है। अब देखिए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम हमारे उड़ीसा में ही है, राउरकेला में। वो सब भी इनके मार्गदर्शन में ही हुआ वो सारे काम। इसके अलावा और भी जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी आजकल भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम में एशियन लेवल के, वर्ल्ड क्लास लेवल के भी बहुत चलती रहती है। सारा का सारा काम जो है इन्हीं के मार्गदर्शन में होता है। और देखिए, कुछ तो विरोधियों का काम है विरोध करना, बोलना। अगर वो नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे होगा। ऐसे अभी जो पिछले कुछ दिनों के नीचे विधानसभा का अधिवेशन था, विरोधी सदस्यों ने, विरोधी विधायकों ने नवीन पटनायक को घेरने की भी चेष्टा की कि इनको किस हैसियत से आप हेलीकॉप्टर मुहैया करा रहे हैं, उड़ीसा सरकार के पैसे की बर्बादी हो रही है। फिर नवीन पटनायक ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया कि कोई खास पैसा भी नहीं लगा है और मेरे बोलने पर ही, मेरे कार्य के हिसाब, मेरे दिशा निर्देश अनुसार ये जा रहे हैं। और सब जगह जहां कहीं भी ये गए हैं, सब जगह आगे से आगे व्यवस्था रखे हैं कि भैया लोगों को सबको बुलाओ, उनकी समस्याओं का समाधान होगा।
जहां कहीं भी गए हैं 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले से ही लोगों को सूचना भेज दी गई थी, और उसके बाद इनके पास दुनिया भर के सैकड़ों हजारों इनके पास मेमोरेंडम पहुंचे हैं लोगों की समस्या सुनने के लिए। और इन्होंने सारी नवीन पटनायक को भी रिपोर्टिंग की है, और नवीन पटनायक ने भी मतलब कदम दर कदम सारे स्टेप उठाए हैं, और उसी के अनुसार से फाइल सरकारी फाइल का मूवमेंट हुआ है, और लोगों को भी रिलीफ मिली भी है और मिल भी रही है। अब जो मैं बता रहा हूं, इन्होंने अब क्या ये अचानक ये सुर्खियों में आ गए। अभी 3 दिन पहले कैसे आ गए ना, 5T सेक्रेटरी के हिसाब से इन्होंने रिजाइन कर दिया, IAS की नौकरी इन्होंने छोड़ दी। दरअसल क्या है कि हमारे देश में एक पुरानी परंपरा प्रथा चलती आ रही है, कोई भी सरकारी फाइल तुरंत मूवमेंट नहीं होती है। लेकिन इनकी क्या है, फाइल 2-3 दिन में ही सेंट्रल गवर्नमेंट को उड़ीसा गवर्नमेंट भेज दिया था कि भाई ये इस्तीफा दे रहे हैं, और वहां से भी तुरंत मंजूर हो गई। जब तक मंजूर नहीं हुई तब तक लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा, और 2-3 दिन के अंदर में यहाँ ये लोग भेजे हैं, वहां 2-3 दिन के अंदर में पास हो गई। और उसके बाद से जब ये मीडिया में परसों हमारे क्रांति उड़ीसा मीडिया में भी हम लोग तुरंत खबर दिए, तो जैसे ही मीडिया में ये खबर आई कि 5 सेक्रेटरी पांड्यन ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया, तैसे ही जितने भी राजनीतिक हलचल यहाँ पर तेज हो गई, और लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे हैं। कयास लगाने लगे हैं कि अब ये अगले चुनाव में खड़े होंगे, ऐसा वैसा। लेकिन उड़ीसा सरकार ने फिर दूसरे दिन स्पष्टीकरण भी दे दिया है कि वो क्या होगा नहीं होगा वो सब तो भविष्य बताएगा। स्पष्टीकरण दे दिया है कि उड़ीसा सरकार ने इनको दिया है कैबिनेट रैंक मिनिस्टर, और 5T सेक्रेटरी से ये बने हैं अभी 5T चेयरमैन। और इसके साथ साथ में नवीन पटनायक सरकार ने नवीन उड़ीसा के एक नया स्लोगन दिया है, एक नई बात पहल की है, उसके अंडर में भी हजारों करोड़ रुपया है उड़ीसा के लोगों की सेवा के लिए खर्च होंगे, उसके भी ये चेयरमैन बने। और साथ साथ में इनका जो बंगलो है, इनकी जो ऑफिस है, वो इस सब भी बनी रहेगी। इसके लिए मेरे को बहुत अच्छा एक पुराना मतलब स्लोगन भी याद आ गया, जैसे हम लोग बचपन में या स्कूल कॉलेज के टाइम भी सुनते थे, टीनोपाल रानीपाल, कि वही नाम वही काम, लेकिन नाम पहले टीनोपाल था अब रानीपाल हो गया। उसके लिए उड़िया में बहुत अच्छा पॉपुलर स्लोगन भी था उन दिनों, टीनोपाल रानीपाल एबे किंतु सही जिनसो सही काम हो, एबे किंतु नुआ नाम हो। टीनोपाल जब बना था रानीपाल तब ये प्रचार प्रसार हुआ था। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में, अभी इलेक्शन भी है 5-6 महीने के बाद, यहाँ पर पार्लियामेंट का इलेक्शन भी है, विधानसभा का इलेक्शन भी है, उस समय इनकी क्या भूमिका होगी, कैसी भूमिका होगी, राजनीतिक लोग कैसे क्या इनके ऊपर क्या 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 सब बयानबाजी देंगे, वो सब अब आने वाला समय में हम लोग सब जानेंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि इतना तो पक्का ही है कि इनकी कार्यकुशलता से आम लोग जो हैं उड़ीसा के वो बहुत खुश है, सरकार भी खुश है, और आम जनमानस भी उड़ीसा की पांड्यन की कार्यकुशलता से बहुत खुश है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।